चार्ली और वर्चस्विनी की बात सुनकर धनिया अपना गला फाड़ते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हरिया मुझे धोखा नहीं दे सकता। धनिया की बात सुनकर चार्ली और वर्चस्विनी दोनों शॉक्ड हो गए थे। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा तुमने? हरिया ने तुम्हें धोखा दिया? मतलब तुम हरिया से प्यार करती थी? धनिया मन ही मन सोचने लग जाती है, अपने आप को संभाल धनिया, भावनाओं में मत बह। अगर तूने पुलिस वाली को बता दिया कि तेरा और हरिया का चक्कर चल रहा था तो ये तेरी खाल उधेड़ देगी, सारी राज तेरे मुंह से उगला लेगी, फिर तू भी फंस जाएगी। चार्ली धनिया पर दबाव बनाते हुए उससे पूछता है, बोलो धनिया, मैडम जी कुछ पूछ रही हैं। क्या तुम हरिया से प्यार करती थी? धनिया अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं भला उस हरिया से क्यों प्यार करूंगी? वो तो बहुरानी सुधा से प्यार करता था ना, तभी तो उसे भगा कर ले गया। वर्चस्विनी धनिया पर शक करते हुए पूछती है, फिर तुमने ये क्यों बोला कि हरिया ने तुम्हें धोखा दिया? धनिया वर्चस्विनी को बातों में फंसाते हुए कहती है, धोखा दिया मतलब सरपंच जी को धोखा दिया। मालिक कितना विश्वास करते थे उस पर। बताओ क्या जमाना आ गया है, भरोसे के लायक कोई है ही नहीं। वर्चस्विनी अभी भी धनिया को ही घूरे जा रही थी। उसे धनिया की बातें पच नहीं रही थी। धनिया समझ जाती है कि वर्चस्विनी ने अगर अब उससे कोई भी सवाल पूछा तो वो फंस सकती है। एक तो वैसे ही जब से उसने हरिया वाली बात सुनी थी उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने कैसे इंसान से प्यार किया जिसके लिए अपनी इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ बेच दी, वही उसे छोड़कर चला गया था। धनिया जानबूझकर नाटक करते हुए अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, मेरा सिर दर्द कर रहा है बहुत। वर्चस्विनी धनिया के माथे पर हाथ रखती है और उसे सहलाते हुए कहती है, ठीक है धनिया, अब तुम आराम करो। अगर हमें तुमसे कुछ भी पूछना हो तो हम आ जाएंगे, पर हाँ, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो। धनिया मायूसी के साथ कहती है, मैं कहाँ जाऊंगी मैडम जी, मेरा तो सब कुछ यही था और जो था वो भी चले गया। वर्चस्विनी केबिन से बाहर निकल जाती है। वर्चस्विनी के पीछे पीछे ही चार्ली और जाटोव भी बाहर निकल जाते हैं। वर्चस्विनी जब से केबिन से बाहर निकली थी कुछ सोचे जा रही थी। उसने चार्ली और जाटव से बात तक नहीं की थी। चार्ली समझ जाता है कि वर्चस्विनी के दिमाग में कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा था, उससे रहा नहीं जाता और वो हिचकिचाते हुए वर्चस्विनी से पूछ ही लेता है, मैडम जी इतने गौर से क्या सोच रही हैं आप? आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में? वर्चस्विनी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, चार्ली, यहाँ पर कोई दूध का धुला नहीं है, सब एक से बढ़कर एक कमीने हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सुधा ऐसा करेगी, मैं तो उसे बहुत सीधा समझती थी। चार्ली वर्चस्विनी की बात से हामी भरते हुए कहता है, मैं भी मैडम जी, पर अक्सर सीधे लोग ही बहुत टेढ़े निकलते हैं, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ। वर्चस्विनी अपने दोनों हाथ आपस में मिलाते हुए कहती है, समझ गई चार्ली, अब मैं सब समझ गई। चार्ली झट से पूछता है, क्या समझ गई मैडम जी आप? वर्चस्विनी आगे कदम बढ़ाते हुए कहती है, यही कि ये सब सुधा और हरिया का किया धरा है। सुधा मोहित की दूसरी पत्नी थी और तुमने मुझे बताया था कि मोहित सुधा को बहुत मारा पीटा करता था। इसी का फायदा उठाते हुए हरिया ने सुधा को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया होगा। हरिया और सुधा एक दूसरे से प्यार करने लग गए होंगे, पर इनके रास्ते का कांटा था मोहित, इसलिए इन दोनों ने मिलकर मोहित को मार दिया होगा और फिर उसके बाद रतनपाली को मारा होगा। चार्ली वर्चस्विनी को बीच में ही टोकते हुए कहता है, पर मैडम जी, अगर उन्हें रतनपाली को मारना ही था तो पहले मार देते, बाद में मारने की क्या जरूरत थी? और मैं तो कहता हूँ किसी को भी मारने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट दोनों भाग ही जाते जैसे अभी भागे। वर्चस्विनी चार्ली के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, चार्ली, कोई भी खूनी अपनी मर्जी से नहीं बनता, हालात उसे खूनी बना देते हैं। चार्ली अपना सिर खुजाने लग जाता है। वर्चस्विनी को समझ आ जाता है कि चार्ली को उसकी बात समझ नहीं आई थी, इसीलिए वो उसे समझाते हुए कहती है, चार्ली देखो, सुधा और हरिया एक दूसरे से प्यार करते थे, ये बात मोहित को पता चल गई होगी, कहीं वो ये बात सबको ना बता दे, इसलिए उन दोनों ने उसे मार दिया होगा और उसे मारा भी इस तरीके से गया ताकि किसी को उन पर शक ना हो। गांव में एक अफवाह थी यक्षिणी की जो मर्दों के दिल निकाल लेती है और उसी चीज का उन दोनों ने खूब फायदा उठाया है। वर्चस्विनी एक लंबी आह भरती है और फिर अपनी बात को आगे जारी रखती है, हो सकता है रतनपाली को भी इस वजह से मारा गया हो क्योंकि उसे भी सुधा और हरिया के अवैध संबंध के बारे में पता चल गया हो। और रही पहले भगाने वाली बात, तो हो सकता है कि वो दोनों किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो। जब वो उनके हाथ लगा तो वो दोनों वहां से निकल गए। जाटव वर्चस्विनी को बीच में ही टोकते हुए कहता है, पर मैडम जी, अभी अभी धनिया ने बयान दिया कि उसने रतनपाली को किसी औरत के साथ रोंका-मुचा घाट पर सेक्स करते हुए देखा, उसका क्या? वर्चस्विनी जवाब देती है, वही तो मैं सोच रही हूँ जाटव,
अगर धन्या ने ऐसा बयान नहीं दिया होता तो केस यहीं पर सॉल्व हो जाता, पर उसका बयान मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। मुझे तो लगता है ये धन्या हमसे झूठ बोल रही है। हो सकता है ये भी उन दोनों के साथ मिली हुई हो, या ये इन तीनों की कोई बड़ी प्लानिंग लगती है। जाटव वर्चस्विनी की बात से सहमत होते हुए कहता है, धन्या की बातों से मैडम जी मुझे भी लग रहा था कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। वर्चस्विनी जाटव और चार्ली को ऑर्डर देते हुए कहती है, जाटव तुम एक काम करो, इस धन्या पर नजर रखो और रतनपाली की हवेली और जहां पर ये हरिया रहता था सब जगह की तलाशी लो। कुछ न कुछ तो सबूत हाथ लग ही जाएगा। और चार्ली तुम आसपास के सारे इलाके की नाकेबंदी कर दो। हरिया और सुधा शहर से बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर ये दोनों पाताल में भी छुप कर बैठे हों तो इन्हें ढूंढ निकालो। चार्ली झट से जवाब देता है, जी मैडम जी ना, मैंने तो कब से इन दोनों को पकड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। मैंने इन दोनों के मोबाइल को ट्रैक करने बोल दिया है। देखना ये दोनों जल्द ही पकड़ा जाएंगे। वर्चस्विनी खुश होते हुए कहती है, वेरी गुड चार्ली। शाम के 7 बज रहे थे और ग्रेवयार्ड कोठी में कायर और युग बैठे हुए थे। उन दोनों के सिवा ग्रेवयार्ड कोठी में कोई नहीं था। ग्रेवयार्ड कोठी में खामोशी छाई हुई थी। कायर उस खामोशी को तोड़ते हुए युग से पूछता है, यार ये अभिमन्यु का ग्रेवयार्ड आने का मन नहीं है क्या? जब से कछुए के साथ उसकी दादी को हॉस्पिटल लेकर गया अभी तक आया ही नहीं। तेरी उससे बात हुई थी क्या? युग अपना मोबाइल चलाते हुए कहता है, हाँ हुई थी ना, फोन किया था मैंने उसे, कह रहा था रास्ते में और आधे 1 घंटे में पहुंच जाएगा। अब कैसी है कछुए की दादी की तबीयत? यार मैंने भी अभिमन्यु से यही सवाल पूछा था पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। बहुत गुस्से में बात कर रहा था। गुस्से में बात कर रहा था पर क्यों? पता नहीं यार, उसने बात करते करते बीच में ही फोन कट कर दिया। युग उसके बगल में रखे अष्टमी के शिकार के पेजेस कायर को देते हुए कहता है, तू अभिमन्यु को छोड़ और इसे पढ़। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या है? तू पढ़ तो तुझे खुद समझ आ जाएगा ये क्या चीज है। कायर उन पेजेस को पढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे कायर उन पेजेस को पढ़ते जा रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। पूरे पेजेस पढ़ने के बाद कायर हैरानी के साथ कहता है, यार ये पेजेस कहाँ से मिले तुझे? युग अपने हाथ से टाइपराइटर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और कहाँ से मिलेंगे, मेरे टेबल पर पड़े हुए थे इस टाइपराइटर के बगल में। कायर वो पेजेस युग को दिखाते हुए कहता है, यार इसमें तो उस नीले कच्छे के बारे में भी लिखा है जो मैंने रतन अंकल की लाश के पास देखा था। इसका मतलब इस कहानी में जिस बूढ़े का जिक्र है वो रतन अंकल ही है। युग कायर की बात से सहमत होते हुए कहता है, और नहीं तो क्या यार, वो बूढ़े रतन अंकल ही हैं। एक और बात, इस कहानी में उनकी पहली बहू का भी जिक्र है जिसके साथ उन्होंने जबरदस्ती करी थी, और जब उस बेचारी ने अपना दम तोड़ दिया तो रतन अंकल ने अपने बेटे मोहित के साथ मिलकर अपनी बहू को जला दिया था। ये बात तो 100% ठीक लगती है। यार मैंने भी सुना था ये रतन अंकल नाड़े का बहुत ढीला था, पर ये नहीं पता था कि इतना गिरा हुआ होगा कि अपनी बहू को ही नहीं छोड़ेगा। पर तुझे ये बात कैसे पता चली और कहानी में क्यों लिख दिया? ये सब किसी ने पढ़ लिया तो आफत हो जाएगी। सबको यही लगेगा कि खून तूने ही किया है, क्योंकि इसमें एक एक बात लिखी गई है कि खून कैसे किया गया था। युग कायर पर चिढ़ते हुए कहता है, यार मैंने तुझे कहा ना ये सब मैंने नहीं लिखा है। ये पेजेस मुझे मेरे कागजों के बीच में मिले थे। मुझे तो लग रहा था कि ये तूने लिखे होंगे क्योंकि तुझे लिखने का शौक है, पर यदि ये सब तूने नहीं लिखे तो फिर किसने लिखे? युग की बात सुनकर कायर भी दंग रह गया था। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो पेजेस किसने लिखे होंगे। युग कमरे के अंदर टेबल पर रखे टाइपराइटर को देखते हुए कहता है, यार तुझे याद है ना, पिछली बार जब मोहित को उस यक्षिणी ने अपना शिकार बनाया था तो ऐसे ही स्क्रिप्ट हमें मिली थी, और ये टाइपराइटर उसी कमरे में 13 सालों से बंद था जहाँ पर यक्षिणी को कैद किया गया था। हाँ याद है, पर तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ कहेगा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। युग बिस्तर पर से उठता है, टाइपराइटर के पास जाता है और उसे गौर से देखते हुए कहता है, यार मुझे ना लगता है इस टाइपराइटर को और यक्षिणी का कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है। तभी तो यक्षिणी जो भी शिकार करती है उसने उसे कैसे मारा था उसकी स्क्रिप्ट इस टाइपराइटर पर टाइप करी हुई मिलती है। कायर युग को घूरते हुए कहता है, मतलब तू भी यक्षिणी पर यकीन करने लग गया? पर पहले तो तू यक्षिणी पर यकीन नहीं करता था ना, अब अचानक से कैसे करने लग गया? युग कमरे के चारों तरफ देखते हुए कहता है, पहले नहीं करता था पर अब करने लग गया हूँ। जैसे जैसे मैं इस ग्रेवयार्ड कोठी में वक्त बिताने लगा हूँ मेरा यक्षिणी पर यकीन बढ़ते जा रहा है, जैसे वो मुझे मजबूर कर रही है उस पर यकीन करने के लिए। सच कहूँ तो कभी कभी इच्छा होती है कि किश्नोई नदी के पास जाऊं उस यक्षिणी से मिलने, ये जानते हुए भी कि यक्षिणी से मिलना अपनी मौत से मिलने के बराबर है। कायर को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये युग ऐसा कुछ बोल सकता है।
कायर युग को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है? युग धीरे से कहता है, वही बता रहा हूँ जो आज तक किसी को नहीं बता पाया। युग और कायर आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर अभिमन्यु आ जाता है। कायर अभिमन्यु को देखते हुए कहता है, अभिमन्यु तो आ गया। अभिमन्यु को जवाब नहीं देता है। वो आता है और सीधे जाकर टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। कायर दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, तेरे साथ कछुआ नहीं आया क्या? अब कैसी है उसकी दादी की तबीयत? अभिमन्यु फिर कुछ जवाब नहीं देता है। कायर और अभिमन्यु दोनों को ये बात बहुत अजीब लगती है। युग धीरे धीरे कहता है, तुझे रतन अंकल के बारे में कुछ पता चला क्या? हम तुझे बताने वाले थे पर तू कछुए के साथ पहले से ही टेंशन में था इसलिए नहीं बताया। अभिमन्यु अभी भी कुछ जवाब नहीं दे रहा था। उसके चेहरे को देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी कि उसके मन के अंदर कोई सी ऐसी बात थी जो रतनपाली की मौत से भी बड़ी थी, और वो ये सोच रहा था कि युग और कायर को उस बात के बारे में बताए या नहीं। अभिमन्यु अपनी जेब में से सिगरेट का पैकेट निकालता है और चुपचाप सिगरेट जलाकर पीने लग जाता है। युग धीरे से कायर से पूछता है, इसे हुआ क्या है? ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? कायर फुसफुसाते हुए जवाब देता है, यार युग ये जब भी टेंशन में होता है ऐसा ही करता है। अब देखना, देखते ही देखते ये पूरा पैकेट पी जाएगा और फिर आखिरी सिगरेट को अपने हाथ से मसलते हुए फिर अपने मन की भड़ास बाहर निकालेगा। जैसा कायर ने बोला था वैसे ही होते जा रहा था। अभिमन्यु एक एक करके सारी सिगरेट पीते जा रहा था। कमरे के अंदर सिगरेट का धुआं उड़ने लग गया था। ऐसा लग रहा था वो लोग किसी चिमनी के पास बैठे थे जहां से धुआं निकलते जा रहा था। कायर और युग एकटक नजर से अभिमन्यु को देख रहे थे कि कब अभिमन्यु की लास्ट सिगरेट खत्म होगी और कब वो उन्हें बताएगा कि वो इतने गुस्से में क्यों है। कुछ ही देर में वो वक्त आ ही जाता है जब अभिमन्यु अपनी आखिरी सिगरेट जला रहा था। वो अपनी आखिरी सिगरेट को आधा पीता है और उसे मसलता हुआ कहता है, धोखा, कछुए ने हमें धोखा दिया है। अभिमन्यु ने इतनी ताकत के साथ सिगरेट को मसला था कि उसके अंदर की सारी तंबाकू को बाहर निकाल दिया था। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा तूने? कछुए ने हमें धोखा दिया है? कायर भी हैरानी के साथ पूछता है, कैसा धोखा?